तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल कॉमर्स गुरुकुल में। और लास्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, पहला चैप्टर बैंकिंग सब्जेक्ट का, और अब हम स्टार्ट कर चुके हैं दूसरा चैप्टर जिसमें आपको ये पढ़ाया जा रहा है बैंकों की कार्यप्रणाली और बैंक के साधन स्रोत। तो साधन स्रोत क्या होते हैं इसका एक पार्ट हो चुका है, आज मैं इसका दूसरा पार्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट सूचनाएं ये हैं आपके लिए कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, घर से बाहर ना निकलें अभी, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें घर में ही रहें और डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं और इसका समाधान भी अभी तक कोई निश्चित रूप से निकल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई नॉलेज वाली चीज़ें, और स्टार्ट करते हैं टॉपिक की ओर। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कल मैंने आपको पढ़ा दिया था। देखिए मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ पीछे क्या क्या मैंने पढ़ाया है आपको। देखिए हमने स्टार्ट किया है बैंकों की कार्यप्रणाली, बैंक के साधन स्रोत। इसमें हमने आपको अंश पूंजी, निक्षेप, ये दो चीज़ें आपको, व जनधमा मतलब जमा धन, सॉरी, ठीक है। तो ये हमने आपको पढ़ा दिया है। आज मुझे पढ़ाना है आपको ऋण, लोन क्या होता है, लोन, इसको भी जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि छोटे प्रश्नों में क्या दिक्कत होती है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछ लिया ऋण क्या है, अब आप उसको बताने में काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि ऋण क्या होता है, तो इससे भी दिक्कतें काफ़ी बन जाती हैं। देखिए मैं पढ़ता हूँ इसको। बैंकों की कार्यशील पूंजी का एक अन्य व महत्वपूर्ण स्रोत ऋण है। बैंक निक्षेपों के अतिरिक्त प्रत्यक्ष रूप से ऋण लेते हैं, परंतु इस संबंध में यह याद रखना जरूरी होता है कि जहां निक्षेप साधारण जनता, फर्मों व दूसरी संस्थाओं से प्राप्त किए जाते हैं वहां बैंक प्रत्यक्ष ऋण केंद्रीय व्यापारिक बैंक, मतलब कि क्या बोल रहा है कि बैंक जो है वो कहाँ से ऋण लेता है, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक और वित्त निगमों से। यानी बैंक जो है, बैंक कहाँ से ऋण लेता है, बैंक द्वारा लिए जाने वाले ऋण, है ना, बैंक द्वारा लिए जाने वाले ऋण। देखिए बैंक से ही ऋण ले सकती है, क्यों? क्योंकि बैंक एक बहुत बड़ी संस्था है और बैंक जो है वो अगर छोटे मोटे संस्थाओं से ऋण लेगी, क्योंकि बैंक को हमेशा लगभग 1000 करोड़, 500 करोड़, 2000 करोड़ इतने धनों की आवश्यकता होती है, तो बैंक जो है छोटी मोटी संस्थाओं से ऋण नहीं लेती है। तो कहाँ से ऋण लेती है वो लेती है केंद्रीय बैंक। अब केंद्रीय बैंक तो आपको पता ही है, केंद्रीय बैंक क्या है, केंद्रीय बैंक, फिर उसके बाद व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक हो गया आपका। उसके बाद फिर वित्त निगम। वित्त निगम क्या होते हैं, वित्त निगम जो फाइनेंशियल वर्क करते हैं वो, ये आपका हो जाएगा आरबीआई। और इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एसबीआई, यूबीआई मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसके कुछ जो मेथड्स हैं इनको मैं बताऊंगा आपको ये कैसे होते हैं, से प्राप्त करते हैं। सामान्यतः बैंक प्रत्यक्ष ऋण लेना नहीं चाहते, परंतु जब भी वे अपने निजी साधनों द्वारा निक्षेपों द्वारा मांग पूरा करने में असमर्थ होते हैं। मतलब कि जैसे बैंक है, अब बैंक जो है वो काफ़ी हद तक क्या करती है कि अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने की कोशिश करती है, परंतु किसी कारण जो है वो संतुष्ट नहीं कर पाती है, तो फिर क्या होता है, बैंक को ऋण लेना पड़ता है, चाहे वो लोन देने के लिए और चाहे वो किसी और काम के लिए, ठीक है। तो इसके लिए भी बोल रहा है। फिर बोल रहा है आजकल लगभग सभी देशों में बैंक में जमा राशि के पीछे नकद कोष की अल्प मात्रा रखते हैं, इसलिए उन्हें केंद्रीय बैंक से प्रायः ऋण लेने पड़ जाते हैं। भारत में व्यापारिक बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण को अपनी कार्यशील पूंजी का नियमित स्रोत बना लिया है। कहने का सेंस ये है कि आप जानते हैं कि कोई भी बिजनेस अगर हमें करना है, ठीक है, और बिजनेस करते करते हमें क्या करना है, बिजनेस करते करते हमें आप बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो फिर क्या होता है इसमें कि हमें ऋण की भी आवश्यकता पड़ती है। अब ऋण हमें चाहिए तो छोटी संस्था है तो छोटी संस्थाओं से लेकर काम चला लेगी, लेकिन जो बड़ी संस्थाएं होती हैं वो कैसे मैनेज करेंगी,
जैसे बैंक हो गया आपका, व्यापारिक बैंक हो गया, ठीक है। तो ये बैंक जब ओपन होते हैं तो इन पे जो शेयर्स इशू किए गए, ठीक है, निक्षेप धन जमा किया गया, ठीक है, लेकिन तभी भी इनकी पूंजी जितनी ये निर्धारित करते हैं उतनी ये नहीं बना पाते, उतनी नहीं इकट्ठा कर पाते हैं जिससे कि इनको व्यापार करना है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ऋण भी लेते हैं। और ऋण कहाँ कहाँ से लेते हैं, ये 3 जगहों से इन्हें ऋण भी लेना पड़ता है, ठीक। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इजी है, ठीक है, बस आ जाएगा आपका तो फिर आपको समझना और इसको लिखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या बोला है इसमें, साख निर्माण। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। क्रेडिट क्या है, सबसे ज्यादा तो ये पूछ लेता है क्रेडिट क्या है। साख क्या है ये पूछ लिया अगर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। साख क्या है ना, क्वेश्चन आ जाएगा इसमें आपका और आप कंफ्यूज हो जाएंगे साख क्या है। बहुत अलग अलग तरीकों के आंसर हमारे सामने आते हैं इसके, साख क्या है, ठीक है। क्रेडिट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। व्हाट इज क्रेडिट, ठीक है। तो देखिए साख निर्माण की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब साख को बनाया जा रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूं, साख क्या होती है ये समझने के लिए आपको एक कहीं दुकान पर आप जाएं और किसी भी शॉपकीपर पर जहां से आपको रेगुलर सामान लेना हो। अब आप वहां जाएंगे तो रेगुलर सामान लीजिए, लगभग 10 दिन 15 दिन तक 100-200 रुपए का रोज सामान आप ले रहे हैं अपने निजी प्रयोग के लिए, अपने घर के लिए। तो धीरे धीरे जो वो शॉपकीपर होगा वो क्या होगा, आपको जानने लगेगा और फिर धीरे धीरे वो क्या करेगा, आप पे विश्वास करने लगेगा कि अरे ये बंदा तो रोज आता है हमारे पास, ठीक। और रोज आता है तो इसका मतलब है कि ये हम अगर इसको उधार दे देंगे तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं, बैड डेट्स नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम उससे उधार पैसा कुछ लेते हैं, मतलब उधार सामान लेते हैं तो वो हमें दे देता है, ठीक है। यही होता है साख निर्माण, ठीक है। अब मैं जो इसमें लिखा हुआ है वो मैं पढ़ देता हूँ। बैंक जिस मुद्रा का निर्माण करते हैं वह वास्तविक मुद्रा अर्थात सरकार तथा केंद्रीय बैंक द्वारा चलाई गई मुद्रा नहीं होती है, जिसे बैंक मुद्रा कहते हैं। शाब्दिक अर्थों में केंद्रीय बैंकों द्वारा चलाए गए नोटों को भी मुद्रा कह सकते हैं क्योंकि उनकी निकासी भी एक बैंक द्वारा ही की जाती है। तो इनका कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो बैंक होते हैं ये जिस मुद्रा का निर्माण करते हैं वो एक सही मतलब रियल में मुद्रा नहीं होती है, लेकिन केंद्रीय बैंक द्वारा चलाए गए नोटों को जमा भी करती है व्यापारिक बैंक और निकासी भी करती है, तो इसको हम एक प्रकार की मुद्रा कह सकते हैं, ठीक है। परंतु व्यापारिक दृष्टि से यह ठीक नहीं होगा क्योंकि आजकल लगभग सभी देशों में पत्र मुद्रा की निकासी का कार्य केंद्रीय बैंकों को ही दिया गया है ठीक है, तथा उसके द्वारा संचालित नोटों को विधिग्रह मुद्रा की कोटि में रखते हैं। अतः केंद्रीय बैंकों के नोटों को कानूनी मान्यता होती है, जबकि बैंक मुद्रा से तात्पर्य ऐच्छिक मुद्रा से है जिसका संचालन शुद्ध रूप से बैंकों की साख के आधार पर ही किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, बैंक द्वारा जो निर्माण किए जाने वाली मुद्रा होती है, ठीक है, बैंक द्वारा निर्माण की गई मुद्रा क्या होती है, बैंक द्वारा निर्माण की गई मुद्रा क्या होती है, आपकी हुंडी हो गई, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, चेक, ठीक। तो आपकी दूसरी क्या हो गई, चेक। फिर आपका क्या हो गया, क्रेडिट कार्ड, ठीक। तो ये तीनों चीजें इस टाइप से और भी चीजें होती हैं, डीडी हो गया, आरडी हो गया, ये सब चीजें क्या होती हैं कि बैंक की मुद्रा कहलाती हैं। इनको बैंक में ले जाओगे तभी चलेंगी। भाई आपने कहीं कुछ परचेज किया, अब उस बंदे को चेक दिया, चेक लेकर कहाँ जाएगा, वो रखे तो रहेगा नहीं, क्योंकि बैंक जो है चेक जो है वो क्या है, आफ्टर 3 मंथ्स, आपको पता होगा 3 मंथ्स बाद ये क्या हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। तो चेक का एक प्रावधान भी होता है, ठीक। चेक वाले मेथड में जब चेक वाला चैप्टर स्टार्ट होगा तो हम आपको इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार मुद्रा अथवा साख मुद्रा का संचालन व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है तथा इसका संबंध बैंकों की स्थित जनता की उस मांग से है जिस पर लिखे गए चेकों का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है। देखिए बात वही कह रहा है जो मैंने आपको अभी पहले बताया, ठीक है। इसलिए बैंक मुद्रा या साख मुद्रा को जमा मुद्रा भी कहते हैं, चूंकि जमा के ऊपर चेक लिखने के लिए ग्राहकों को चेक की एक किताब मतलब चेकबुक दी जाती है, इसलिए बैंक मुद्रा को कभी कभी चेक
बुक मनी के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। इस संदर्भ में वास्तविक मुद्रा जैसे कि सिक्के, नोट आदि को पॉकेट मनी बुक कहते हैं। साख निर्माण किस प्रकार होता है, इसको अब हम आगे जानेंगे। नोटों के निर्गमन द्वारा, साख निर्माण नोटों के निर्गमन द्वारा। केंद्रीय बैंक नोटों का निर्गमन करके साख का निर्माण करता है। प्राचीन काल में प्रत्येक बैंक को नोट निर्गमन करने का अधिकार था। मतलब कि अगर हम 200 साल या 100 साल लगभग पीछे जाएं तो सभी बैंक अपनी अपनी मुद्रा निर्गमित करते थे। उसमें काफ़ी समस्याएं हो जाती थीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जालसाजी हो जाती थी, धोखेबाजी बहुत ज़्यादा होती थी। इसलिए जो है एक ही व्यक्ति नोट का निर्गमन करेगा। कौन करेगा निर्गमन? आरबीआई, ठीक है। अब वही अगर चाहे तो निर्गमन करे और वही अगर चाहे तो निर्गमन ना करे, ठीक है। तो ये चीज़ है, परंतु वर्तमान समय में लगभग सभी देशों में यह कार्य देश के केवल केंद्रीय बैंकों को ही सौंपा गया है। जितने मूल्य के नोटों का निर्गमन केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है उनके पीछे धातु नहीं रखी जाती है, वरन कुछ भाग पीछे मूल्यवान धातु एवं शेष के पीछे स्वीकृति प्रतिभूतियां रखी जाती हैं। जब तक बैंक के ऊपर विश्वास रहता है यह नोट बिना किसी विघ्न के चलते रहते हैं। इस प्रकार नोट जारी करने वाले बैंक साख उत्पन्न करते हैं तथा बैंक इस साख द्वारा अपने ग्राहकों की क्रय शक्ति प्रदान करते हैं। देखिए क्या है, जैसे आरबीआई जो है वो नोट का निर्गमन करती है, ठीक है, तो बैंक जो है नोट छापती है जब, तो कैसे नोट छापती है और क्या होता है इसका मेथड मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। वैसे तो आपको पता होगा, आप भी ये सोचते होंगे कि आरबीआई को चाहिए उठा के खूब ढेर सारी नोट छाप दे, ठीक है। अब क्या है कि जैसे 100 रुपये की नोट जो है वो छापी गई, ठीक है, तो 100 रुपये का कोष भी रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 100 रुपये का कोष, क्योंकि कागजी मुद्रा होती है उसकी वैल्यू एकदम क्या होती है, ज़्यादा नहीं होती है। जो कागजी मुद्रा होती है आप जानते हो 2000 की नोट कितनी मूल्यवान होगी, ठीक है। तो उसमें जो साक्षर किया जाता है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और उसके बाद उसमें गवर्नर के साइन भी दिए रहते हैं, उस चीज़ की वैल्यू होती है, उसमें जो नंबर्स पड़े होते हैं उस चीज़ की वैल्यू होती है। तो 100 रुपये की नोट छापी, उसके पीछे जो है 100 रुपये का कोष भी रखना होता है। इसका मतलब है सोने से समझा गया है इसको, सोना, गोल्ड, ठीक है। तो ये जो है, अब आपको अगर 100 रुपये की नोट है, ठीक है, आपके पास, आप आरबीआई के पास जाओ कि भैया ये 100 रुपये की नोट आप अपनी ले लो और हमें 100 रुपये का हमारा सोना वापस कर दो, ये हम कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि 100 रुपये इतनी बड़ी राशि नहीं है तो इसलिए जो है, अच्छा एक और चीज़ बता दें कि अब जो है पहले कोष 100 रुपीज़ के हिसाब से रखा जाता था, मतलब 100 रुपये का, अगर 100 रुपये की नोट निर्गमित की गई तो 100 रुपये रखा जाता था। लेकिन अब बहुत कम मात्रा में रखा जाता है, ठीक है, मतलब जो मुद्रा कोष रखा जाता है वो अब कम मात्रा में रखा जाता है, वो उनका रेशियो वाइज होता है कि कितना रखा जाए, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। नगद जमा द्वारा साख का निर्माण कैसे होता है? जो धन जनता द्वारा नगद मुद्रा के रूप में जमा किया जाता है उसे नगद जमा कहते हैं। इस प्रकार की जमा प्रारंभिक जमा भी कहलाती है। ऐसे जमा खाते खोलना अथवा न खोलना ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है। इसमें बैंक का कोई सक्रिय योगदान नहीं होता, इसलिए ऐसी जमा को निष्क्रिय जमा भी कहते हैं। जमा से ही बैंक मुद्रा का निर्माण का आधार तैयार होता है। अब अगर आपकी इच्छा है तो आप जाके खाता खुलवाएं, तो पैसा जमा करें। आपको बैंक बाध्य नहीं कर सकती है, ठीक है, बैंक आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है कि जाओ खाता खुलवाओ जाके, तभी मतलब हमको आपका पैसा जमा करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है कि आपको कोई ज़बरदस्ती करे, ठीक। तो ये चीज़ है, इसलिए इसको निष्क्रिय जमा कहते हैं, ठीक। आगे बोल रहा है जमा द्वारा साख का निर्माण। अभी था नगद जमा द्वारा, अब है जमा द्वारा। बैंकों के पास जमा धनराशि का बहुत बड़ा भाग जमा के रूप में होता है। जब बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देता है तो ऋण की रकम वह नगद मुद्रा में न देकर उसके खाते में जमा कर देता है। ग्राहक को भी नगद मुद्रा से दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि खाते में जमा रकम से होने से उसे चेक लिखने का अधिकार मिल जाता है, जिसका प्रयोग वह मुद्रा की तरह कर सकता है। यही बैंक द्वारा निर्मित जमा अथवा बैंक मुद्रा है। इसलिए हार्टसल विदर्स का कहना है, अर्थशास्त्री थे, ठीक है, ऋण जमा की सृष्टि करते हैं। मतलब कि जो ऋण जमा की सृष्टि करते हैं, मतलब कि ऋण जमा जो होता है, जो आपका पैसा उसमें अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है, वो कैसे, जो कितना, मतलब वही सारी उन्हीं सब अमाउंट से आप क्या करते हैं, परचेजिंग करते हैं या कहीं से पैसा उसको निकाल भी सकते हैं। तो ये चीज़ हुआ आपका। अच्छा, इसमें अगला पॉइंट दे रखा है
ऋण अथवा अग्रिम द्वारा। अब ऋण अथवा अग्रिम द्वारा क्या बताया है, जब बैंकों के ग्राहकों को ऋण अथवा अग्रिम देता है तो उनके खाते में जमा राशि रकम जो है वो जमा कर देता है और इस प्रकार जो है अग्रिम। अब देखिए क्या होता है, जैसे हम कहीं ऋण लेने जाते हैं, ठीक है, तो लोन लिया, हमारा लोन पास हुआ, ठीक। अब लोन हमारा जो पास हुआ है उस लोन से हम करते क्या है, वो ऐसा तो है नहीं कि बैंक हमें जो है वो नगद राशि दे देती है, नगद राशि तो वो हमें देती नहीं है। वो क्या करती है, हमारे खाते में उस पैसे को क्रेडिट कर देती है और फिर हम आवश्यकता अनुसार उसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साख निर्माण या बैंक जमा करता, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय बैंक और डिपॉजिटर, ठीक है। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार भले ही साख निर्माण बैंक का कार्य है, परंतु जब तक जमाकर्ता उसको सहयोग नहीं देंगे साख निर्माण नहीं होगा। मतलब कि नोटों का निर्गमन भले ही बैंक करती है, लेकिन अगर जनता उसमें सहयोग नहीं करती है तो तब तक जो है साख निर्माण नहीं हो सकता है। ये भी बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है। बहुत से विद्वानों ने यह मत किया है कि बैंकों द्वारा साख निर्माण की बात मिथ्या है, मतलब गलत है। वॉल्टर लीफ तथा कैनन के इस नाम से इस संबंध में उल्लेखनीय है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे क्या बोला है, माना किसी स्थान पर 4 बैंक थे, का ख ग घ। का बैंक 10 रुपये की नगद राशि से 90 रुपये के बराबर साख निर्माण करता है तथा 3 व्यक्ति को 30-30 रुपये ऋण देता है। ये तीनों व्यक्ति अपने अपने लेनदारों को चेक द्वारा भुगतान करते हैं। इन लेनदारों के खाते में का ख ग घ बैंकों के हैं। ये बैंक अपने ग्राहकों के खाते में रुपया जमा करने तथा चेक को पास करने के लिए भेजेंगे। का अपने बैंक से 90 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, अतः साख निर्माण की बात ठीक नहीं। देखिए, कहने का सेंस ये है कि साख निर्माण का अर्थ तो ये हुआ कि आप पैसा लेकर के कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करें और फिर उससे जो है पैसा और ज़्यादा मतलब लाभ के साथ अर्न करें, कमाएं और फिर उसके बाद उसको विद ब्याज मतलब विद इंटरेस्ट उसको पे करें। यही बात ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। साख सृजन की सीमाएं क्या होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। साख सृजन की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन क्या है इसमें। साख सृजन की सीमाएं, प्रोफेसर बेहम ने बताया है कि साख सृजन की सीमाएं 3 बातों पर निर्भर करती हैं। देश की मुद्रा की मात्रा, जनता में बैंकिंग की आदत तथा कुल दायित्व एवं नगद कोष के बीच का अनुपात। देखिए, होता क्या है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अब हमारे देश में या कहीं किसी भी कंट्री में अगर व्यक्तियों में बैंक में पैसा जमा करने की हैबिट है तब तो वो बैंक की स्थिति अच्छी होगी और सभी चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, बहुत से अभी भी व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें बैंकों पर विश्वास नहीं है और वो बैंक में पैसा जमा करना सही नहीं समझते हैं, ठीक है। तो ये भी समस्याएं काफ़ी उत्पन्न हो जाती हैं जिससे दिक्कत हो जाती है बैंकों को। बैंक को दिक्कत होती है तो आर्थिक स्थिति को दिक्कत होती है तो एक देश को भी दिक्कत कहीं ना कहीं होती जरूर है, ठीक है। तो नगद कोष का अनुपात, बैंक साख का निर्माण करने के लिए जमा का निर्माण करते हैं तथा इस प्रकार ऋण लेने वाले के द्वारा लिखे गए चेकों के भुगतान की जिम्मेदारी लेते हैं। यद्यपि अधिकांश लेन देन चेकों द्वारा होता है, परंतु कुछ न कुछ लेन देन तो नगद में होता ही है। अतः एक न्यूनतम अनुपात में नगद कोष रखना बैंकों के लिए अनिवार्य है। बैंक सदैव इस बात के लिए सतर्क रहते हैं कि इनका नगद कोष इससे उनकी साख निर्माण की शक्ति समाप्त अनुपात से कम ना हो, ठीक है। देखिए क्या है कि अब बैंक जो है वो आपने एक चेक काटी, ठीक है, और वो व्यक्ति जिसके पास भी चेक काटी वो व्यक्ति जाके अपने खाते में लगाएगा तो उसके खाते में पैसा क्या हो जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा, डिपॉजिट कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद वो उसने पैसा कैश तो निकाला नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मतलब तुरंत विंडो चेक बोलते हैं, वो चेक अगर आप लगाएंगे तुरंत आपको वहीं पर पेमेंट पूरा का पूरा दे दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि बैंकों को कुछ नगद धनराशि भी अपने पास कोष के रूप में रखनी पड़ती है कि अगर हो सकता है ग्राहक ने नगद के लिए अगर चेक काट दिया तो फिर आप कैसे भुगतान करेंगे, ये भी बात बोल रहे हैं। फिर कह रहे हैं कुल नगद जमा का परिमाण।
बैंकों की शाख निर्माण की शक्ति नगद कोष पर ही निर्भर करती है, अतः देश में नगद की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना ही शाख अधिक सृजन संभव होगा। सिंपल सी बात है, बैंकों में जितना ज़्यादा पैसा जमा होगा उतना ज़्यादा ही शाख सृजन की शक्तियाँ क्या हैं, बढ़ती जाएंगी। यही बताया जा रहा है। जनता की नगद मुद्रा की मांग। अब जनता जो है नगद मुद्रा की मांग करता है तो क्या कंडीशन होती है, यदि किसी स्थान पर जनता अपने लेन देन अधिक नगद में करती है तो वहाँ बैंकों की शाख निर्माण शक्ति कम हो जाती है, परंतु यदि व्यक्ति अपना अधिकतर लेन देन चेक के माध्यम से करते हैं तो शाख निर्माण का कार्य सरल हो जाता है। जैसे भारत में पश्चिमी देशों में की तुलना में बैंक कम शाख उत्पन्न करते हैं, क्योंकि यहाँ जनता की नगद मुद्रा की मांग अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत और पश्चिमी देशों में ज़्यादातर क्या होता है, लोग नगद पैसा निकाल लेते हैं। तो नगद पैसा निकाल लेते हैं तो इसके लिए भी उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर चेक द्वारा पेमेंट करें तो बैंक से पैसा तो निकलेगा नहीं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वैसे तो आजकल के समय में सब कुछ डिजिटलाइज्ड होता जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। छोटी से छोटी शॉपकीपर पे आपने परचेजिंग की और तुरंत स्कैन किया और पेमेंट कर दिया। तो अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें भी मार्केट में सही रूप से चलना स्टार्ट हो रही हैं। फिर आपका इसमें दे रखा है, और भी कई हेडिंग्स हैं इसमें, मैं इंपॉर्टेंट हेडिंग ही आपको बताऊंगा, पूरा चैप्टर ही नहीं कि खत्म करा तो पूरा चैप्टर एक साइड से ए से लेकर स्टार्ट किया जेड तक आपको खत्म करके करा दिया, ऐसा नहीं करूंगा मैं। इंपॉर्टेंट जो होगा मैं केवल वही पढ़ाऊंगा आपको। केंद्रीय बैंक की नीति। केंद्रीय बैंकों का एक प्रमुख कार्य यह होता है कि वे देश की मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से अधिक ना बढ़ने दें, क्योंकि इससे मुद्रा प्रसार की हानियां होने लगती हैं। अतः यदि शाख निर्माण के लिए सभी परिस्थितियां अनुकूल हों परंतु केंद्रीय बैंक में मुद्रा प्रसार रोकने की नीति चला रहा हो तो बैंकों द्वारा शाख निर्माण की गति रुक जाती है। केंद्रीय बैंक की नीति कहां तक सफल होती है यह उनके अपने साधनों पर निर्भर करता है। तो केंद्रीय बैंक अगर इसमें हस्तक्षेप करता है और मुद्रा नीति में परिवर्तन करने की कुछ भी कोशिश करता है तो बैंकों द्वारा शाख निर्माण में जो काम किया जा रहा है वो काफ़ी हद तक क्या है, गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये भी दिक्कतें आती हैं जब शाख निर्माण बैंक, व्यापारिक बैंक, छोटे छोटे बैंक कर रहे होते हैं और उसमें जो केंद्रीय बैंक अगर हस्तक्षेप कर देता है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब हम इसका 5वां पॉइंट पढ़ेंगे, सुरक्षित कोष। क्या है? सुरक्षित कोष। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? रिजर्व फंड कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये चीज हुआ सुरक्षित कोष क्या होता है, ये भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। आधुनिक व्यावसायिक बैंकों की पूंजी प्राप्त करने का एक अन्य साधन उनका सुरक्षित कोष है। बैंकों द्वारा अपने लाभ का कुछ भाग सुरक्षित कोष के रूप में संचित कर लिया जाता है तथा शेष भाग बैंक के अंशधारियों में लाभांश के रूप में वितरित कर दिया जाता है। इससे बैंकों की पूंजी में वृद्धि होती रहती है और बैंकों की साख भी बढ़ती रहती है। बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं के लिए अपने लाभ में से सुरक्षित कोष का निर्माण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसकी सफलता में जनता के विश्वास पर ही निर्भर करती है। सामान्यतः इस कोष का प्रयोग असामान्य हानि को पूरा करने एवं अंशधारियों को प्रतिवर्ष वितरित होने वाले लाभांश की मात्रा को समान रखने के लिए किया जाता है, परंतु जब यह कोष अधिक हो जाता है तो यह बैंक की पूंजी का एक साधन बन जाता है। बैंक का रक्षित कोष जितना अधिक होता है उतना ही जनता का बैंक में विश्वास बढ़ता जाता है। बैंक का रक्षित कोष प्रथम श्रेणी की प्रतिभूति में लगा दिया जाता है तथा उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सफलतापूर्वक नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए क्या कह रहा है कि अगली हेडिंग है आपकी, खाता खोलने से पूर्व बैंक द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां। तो जो बैंक जो है कौन कौन सी सावधानियां बरतते हैं खाता खोलते समय, ये आपका लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर है और इसके बाद इस चैप्टर का अंत हो जाएगा। और बहुत इजी तरीके से देखिए, मैंने 2 ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। देखिए मैं हेडिंग पढ़ता हूँ, क्या लिखा है पहले इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी होगी थोड़ी। बैंक जब खाता खोलती है किसी व्यक्ति का तो कुछ चीज़ें उसको भी ध्यान में रखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन वो गलत दे रहा हो। जैसे क्या बोल रहा है, खाता खोलने से पूर्व
खोलने से पूर्व बैंक द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां। ठीक है, तो कौन कौन सी सावधानी बैंक जो है वो बरतती है और ये चीजें हम इसमें जानेंगे। ठीक है, ठीक। देखिए क्या बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बैंक में जमा खाता खोलने का अधिकारी है, मतलब बैंक में कोई भी व्यक्ति खाता खुलवा सकता है, सबको ये अधिकार है। ठीक है, यदि बैंक को उसकी नेकयती में विश्वास है तो वह खाता खोलने के लिए सहमत हो। खाता खोलने से पूर्व एक बैंकर अपनी निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे नाबालिग के प्रति, अगर व्यक्ति कोई नाबालिग है, 18 साल से कम कोई व्यक्ति है, तो उसका खाता कैसे खोला जाए इसके बारे में भी उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे बोल रहा है, नाबालिग में व्यवसायिक विचार शक्ति के अभाव के कारण उसके साथ किए गए प्रश्नविदों को वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं होती है, अतः बैंकों को नाबालिग के साथ व्यवसाय करने में अधिक सतर्क रहना चाहिए। ना तो नाबालिग को ऋण अग्रिम अधिविकर्ष देने चाहिए और ना ही नाबालिग द्वारा लिखे गए एवं दिए गए चेक को भुनाना चाहिए। देखिए क्या होता है कि जब हम 18 साल से कम होते हैं तो हमारे पास से बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो नहीं होते हैं, जैसे व्यापार करने का अधिकार, और भी कई प्रकार के ऐसे अधिकार होते हैं जो नहीं होते हैं। इसलिए जब हम बैंक में अपना खाता खोलने जाते हैं तो बैंक 18 साल से कम होने पर क्या करता है, पापा के डॉक्यूमेंट या संरक्षक गार्जियन के डॉक्यूमेंट पे साइन कराकर भी उसको सबमिट करता है। फिर बोल रहा है संयुक्त हिंदू परिवार का खाता, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF बोलते हैं इसको आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे और बीकॉम थर्ड ईयर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, संयुक्त हिंदू परिवार की ओर से प्रत्येक बात का वैधानिक उत्तरदायित्व परिवार के प्रबंधकर्ता का ही होता है। इस प्रकार व्यापार के अन्य सदस्यों के अधिकार काफ़ी सीमित हो जाते हैं। संयुक्त परिवार की ओर से खोले जाने वाले खाते की राशि निकालने का अधिकार परिवार के प्रबंधकर्ता को ही होता है। ठीक है, तो बैंक को ये भी ध्यान देना चाहिए कि हिंदू अविभाजित परिवार है तो उसमें जो खाते में जो भी लिखा गया है या जो भी डिक्लेरेशन उन्होंने दी है उसमें उन्हें किस किस को अधिकार है कि वो पैसा जमा कर सकते हैं और वो पैसा निकाल सकते हैं। एक विवाहित महिला, ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, कह रहे हैं कि विवाहित महिला के नाम से खाता खोला जा सकता है, वह चेक भी लिख सकती है तथा उसके खाते से बैंक लेन देन कर सकता है, परंतु उसे ऋण देने के लिए बैंक को सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि उसके द्वारा लिए गए ऋण के लिए पति उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। मतलब समझ रहे हैं आप कि अगर किसी महिला ने, विवाहित महिला ने खाता खुलवाया है और उसने ऋण लिया है तो वो जो है क्या कर सकता है, मतलब कि बैंक उसके पति पर दबाव नहीं डाल सकता है खाता ऋण का भुगतान करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ साझेदारी फर्म का खाता बोल रहा है। साझेदारी फर्म का प्रत्येक साझेदार फर्म की ओर से अपने नाम से खाता खोल सकता है जिसके लिए फर्म का उत्तरदायी होता है, परंतु बैंकों को चाहिए कि वे समस्त साझेदारों को लिखित स्वीकृति के अभाव में खाते से संबंधित निम्न शर्तों, मतलब संबंधित शर्तों के द्वारा किए गए फर्म का खाता ना खोलें। तो साझेदारी फर्म के साझेदार जो हैं वो अलग अलग अपना खाता खोलने की कोशिश करते हैं, परंतु क्या होता है कि बैंक ऐसा करने से मना करती है और करना भी चाहिए। बैंक जो साझेदारी संस्था होती है उसका एक ही खाता होना चाहिए जिसमें सभी साझेदारों के हस्ताक्षर हों और उन साझेदारों द्वारा जिसको अधिकार दिया जाना चाहिए वो पहले से उसमें लिखित रूप में बैंक में जमा होना चाहिए। तो ये भी चीज़ जो है वो बैंक के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। संस्था की ओर से खोला गया खाता, बैंक में संस्था तथा संघों की ओर से भी खाते खोले जाते हैं। इस संस्था के अधिकारी संस्था की ओर से खातों को चलाते हैं। बैंक से किसी व्यक्ति को संस्था के नाम पर राशि निकालने का अधिकार होता है। इसके संबंध में आवश्यक प्रस्ताव की प्रतिलिपि बैंक द्वारा सूचना भेज दी जाती है। इस प्रकार के खाते में बैंकों को चेकों व भुगतान तभी करना होता है जब चेक लिखने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर के समर्थन के साथ समुचित प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। तो ये है आपका चैप्टर और मैंने आपको बहुत इजी मेथड से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है और अब मैं इसका तीसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा और कोशिश करता हूं कि व्यापारिक संगठन का भी एक चैप्टर जल्द से जल्द उसको भी मैं आपको पढ़ा दूं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं।